अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़ से काफ़ी देर बाद आज जर्मनी से चौधरी हमीदुल्लाह ज़फ़र साहब हमारा साथ देंगे इस प्रोग्राम में। जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई, उस वक़्त भी चौधरी साहब के साथ 2-3 प्रोग्राम करने का मौका मिला और आज फिर दोबारा उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी, वालेकुम सलाम। चौधरी साहब क्या देख रही है पाकिस्तान दिन-ब-दिन? वहाँ से तो सिर्फ़ परेशानी की खबरें मिल रही हैं, कोई हालात ठीक नज़र हमें तो नहीं आ रहे, आप क्या देख रहे हैं? असल में बात ये है कि कहते हैं कि जो बोएंगे ना वही काटेंगे। तो जब किसी मकान की, किसी बिल्डिंग की जो बुनियाद होती है, जी। उस बुनियाद में कमी रह जाए तो फिर वो बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहती या उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ये जो मुल्क था ये तो मुसलमानों के लिए एक अलग खिता बनाने के लिए कायद-ए-आज़म की कोशिशों से अल्लाह ताला ने अपने फजल से ये हमें अता फरमाया था। जी। लेकिन बदकिस्मती से फिर कायद-ए-आज़म को मोहलत नहीं मिली और वो चूँकि बीमारी की हालत में थे, वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद फिर जो हुकूमतें आती रही हैं, तो उस वक़्त गो करप्शन तो नहीं थी। लेकिन ये जो कुर्सी की बंदरबांट थी, ये तसलसल से जारी रही है। आप अगर उन दिनों का मुतालिया करें, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कहते थे कि मैं दिन में उतनी दफ़ा धोती नहीं बदलता जितनी दफ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बदल जाती है। तो यहाँ इक़्तिदार के लिए कभी कोई वज़ीर-ए-आज़म बन जाता था, जब उसने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात थोड़े हैं, तो वो गवर्नर जनरल बन जाता था। तो इस तरह से ये हालात चलते रहे हैं और पहले तो यही था कि हम इक़्तिदार जो है उसको हासिल करें और इख्तियारात हासिल करें। अच्छा, उसके बाद फिर बढ़ते-बढ़ते आगे फिर करप्शन ने ले ली और जब नवाज़ शरीफ साहब का दौर आया है, असल में अब देखें नवाज़ शरीफ तो कोई सियासतदान नहीं था। भुट्टो को जब ज़िया-उल हक ने कुर्सी से हटाया था, मार्शल लॉ लगाया था, तो उसके बाद कोई लीडरशिप नहीं थी। और फिर ये भी एक बहुत बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि हमारे सियासतदानों ने कोई अच्छी दयानतदार लीडरशिप को आगे नहीं आने दिया। जिसके नतीजा में फिर ज़िया-उल हक ने जनरल जिलानी साहब के ज़रिया से इसको नवाज़ शरीफ साहब को वो लेके आए और ये तो फाउंड्री पे बैठने वाले लोग थे। इनको फिर सियासत में ले आए। अब जिसका सियासत से कोई वास्ता ही नहीं था, तो वो तो वही कुछ करेगा जो उसे आता है। चुनांचे वहाँ से फिर करप्शन शुरू हुई है और उन्होंने सोचा नवाज़ शरीफ ने कि अब मैं उस वक़्त के हुक्मरान जो थे जनरल ज़िया-उल हक, उनके किस तरह करीब होता हूँ। अब उनकी एक बेटी थी जो मज़ूर थी, मज़ूर अभी है वो बच्ची, वो मज़ूर थी, तो उसकी सालगिरह पे नवाज़ शरीफ साहब गए तो 1 लाख रुपया उस वक़्त उसको पेश किया। अच्छा। तो उससे फिर वो ज़िया-उल हक के मंजूर नज़र हो गए और फिर ताल्लुकात इतने बढ़े कि वो कहते थे ये मेरा रूहानी बाप है और वो कहते थे मेरी उम्र इसको लग जाए। इस तरह के तल्लुक में फिर ये सियासत जो है आगे चलती रही है और वो फिर मुल्की मफाद पीछे हट गया, ज़ाती मफादात पे फिर सारा कुछ जो है वो होता रहा। तो फिर मुल्क मजबूत तो नहीं होता इन बातों से। फिर बेनज़ीर थी ज़ुल्फ़िकार, वो बहुत ज़हीन औरत थी।
तो उसको भी जो हुकूमतें मिली हैं वो भी वादे करके और उसको इख्तियारात नहीं दिए गए पहली दफा। तो इस तरह से ये फिर इक़्तिदार की रस्साकशी आगे चलती रही है। फिर करप्शन का मैदान खुल गया और फिर करप्शन में सियासतदान अपने पैसे बनाने लग गए और इन्होंने तय कर लिया कि 5 साल मिसाके जमहूरियत के ज़रिए कि 5 साल तुम इक़्तिदार में रहो, हम तुम्हें गालियाँ निकालते रहेंगे, फिर 5 साल हमें दे दो। तो हमें गालियाँ निकालते रहना। तो ये कौम को तो इन्होंने बेवकूफ़ बना के अपने इक़्तिदार को चलाते रहे हैं। तो उसके नतीजे तो यही निकलेंगे जो आज हमारे सामने है। फिर दूसरी जो फैक्टर आया है वो भुट्टो साहब ने ही शुरू किया था कि वो मजहब में दाखिल हो गए, हालांकि उनका कोई काम नहीं था। तो मजहबी तौर पर उसने भी सोचा मैं अपनी लीडरी को चमकाता हूँ और मैं तीसरी दुनिया का अजीमुशान लीडर बन जाता हूँ। तो जब मजहब में ले आए उसके बाद फिर मुल्क की गिरावट जो है बड़ी तेजी से जारी शुरू हो गई और अब जो है नतीजे हमारे सामने हैं कि किस तरह मुल्क जो है वो नीचे से नीचे जा रहा है और कोई इक़्तिदार नहीं है। ना कोई सियासी इक़्तिदार है, ना कोई माशी इक़्तिदार है, ना कोई माशरती इक़्तिदार है, ना कोई अखलाकी इक़्तिदार है, ना कोई मजहबी इक़्तिदार है। हम तो हर जगह से भूखे नंगे हो गए। तो कोई करैक्टर नहीं रहा मुल्क में जी और आगे कुछ नजर नहीं आता। चर साहब यहाँ पे ये सॉरी माजरत चाहता हूँ, एक बात आपने कही कि भुट्टो साहब ने मजहब की तरफ तवज्जो दे दी, तो मजहब का तो दूर दूर तक हमारे पास कोई तल्लक नहीं। जो अदालतों की हालत है बड़ा अहम सवाल है। एक वीडियो कल से चल रही है जज की, जज को वीडियो दिखा के फैसले लिए जा रहे हैं, जज याशी में पड़े हुए हैं। तो सियासतदानों के साथ अदालतों का जनाजा क्यों निकल गया? देखे ना, जब एक रुझान ही गलत हो मुल्क में और फिर हर कोई उसके पीछे चलेगा ना, और हर कोई पीछे चलेगा तो उसके नतीजे में फिर अब देखे ना, हम जो मैंने जो पहले कहा था जो बोएंगे वो काटेंगे। हम जब मैं अपने गांव में होता था तो हम जब खरबूजे खाते थे ना जी, तो जो खरबूजा मीठा होता था उसके बीज हम अलग रख के उनको सुखा के धो के रखते थे ताकि अगली दफा जब हम इसको काश्त करें तो ये बीज बोएंगे ताकि मीठे खरबूजे पैदा हो। तो आप देखें यहाँ पे जो हमारे माशरे का गंद है वो तो जो हमारा जो बोया है हमने वही काटना है। जबरदस्त। जब इक़्तिदार में आने का नुस्खा यही रह गया कि रिश्वत दें और रिश्वत लें, तो फिर उसमें आप देखें वहां तो चपड़ासी जो है उसको भी बड़ी रिश्वत दे के तो उसको नौकरी मिलती है। तो जब मुल्क का ये कल्चर हो तो फिर खा वो सियासतदान हो, खा वो जज हो, खा वो किसी भी, आप देखें किसी महकमे में भी आप चले जाए जी, तो वो मलिक रियाज साहब कहते हैं कि फाइलों को पहिए लग जाते हैं। वो पहिए इसी तरह लगते हैं ना कि आप रिश्वत देते हैं, वो खा जज हो खा कोई भी हो, तो काम तो मुल्क में ऐसे ही चल रहा है। जज भी तो इसी मुल्क की आबादी से है ना, तो उनमें भी तो वही वस्तु पैदा होगा जो आम माशरे में है जी। एक जहाँ पे आग जलती है वहां से धुआं तो उठता ही है ना जी। अच्छा, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाहगार इस वक्त सिर्फ इमरान खान है, बाकी सब हम बिल्कुल बेगुनाह हैं, पवित्र हैं, पाक साफ हैं। हमारे जो कंपनी वाले वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। कौन सी तरक्की? इमरान खान के जेल से जाने से कोई शुरू होगी तरक्की? अब नहीं, कोई नहीं होगी तरक्की, बिल्कुल भी नहीं होगी। और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ ना कि जो इक़्तिदार कोई नहीं रहा। अब देखें कि हम गांव में रहते थे ना जी, या मैंने भी सर्विस की है 70 में 71 तक, तो सर्विस में भी और हमारे माशरे में, देहात में, शहरों में किसी किस्म का कोई तफरका नहीं था। एक दूसरे की रवायात में शामिल होना, हमदर्दी रखना, सारा कुछ ये हमारे मुल्क में उस वक्त तक तो था।
जी। लेकिन उसके बाद अब आप देखें तो आपको इतने तबकात में हम बँट चुके हैं और एक तबका दूसरे को पसंद ही नहीं करता। और वो जो पहले होती थी चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं। जी। अच्छा, दूसरी बात जो आपने इमरान साहब की है, जी। देखें बात ये है कि इससे पहले की मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। जी। जनाब मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब थे। जी। तो जब उनका नाम आ रहा था वज़ीर आज़म के लिए, तो मेरे एक दोस्त हैं जिनका उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। जी। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि इनको कहें कि ना आएँ। यहाँ सारे चोर, उचक्के और लफंगे हैं। ये शरीफ आदमी आके तो अपनी दयानतदारी से हुकूमत नहीं कर सकेगा और बदनाम होके घर जाने का क्या फ़ायदा? अच्छा, लेकिन जमाली साहब को एक दफ़ा एक सवाल हुआ था, ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड मौजूद है। उन्होंने कहा कि आप किसका ऑप्शन थे? तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला का। तो जब मैंने उस आदमी से ये कहा, उस दोस्त भाई से, उन्होंने कहा आपको पता है कि इनके मुतल्लिक़ खुदा ताला की एक बिशारत है और वो खुदा ने अपने एक बहुत बरगज़ीदा बंदे को 1962-63 में ये बतलाया था कि एक दिन आएगा जब वज़ारत-ए-उज़्मा ज़फ़रुल्लाह जमाली की झोली में डाली जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे इस बात का पता है, ठीक है फिर आने दो। अच्छा, वो आ तो गए, लेकिन देखें वो दयानतदार आदमी था, नमाज़ी, तहज्जुद गुज़ार, बहुत करैक्टर वाली वो सारी फैमिली ऐसी है। लेकिन बात ये है कि वो नहीं चल सके इन लोगों के साथ। नहीं चल सके। अब इमरान खान आ गया। इमरान खान ठीक है, पहले दौर में जो भी था, अल्लाह ताला तो बहुत गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। जब कोई सिराते मुस्तकीम पे आ जाता है, अल्लाह ताला उसकी सारी चीज़ें माफ़ कर देता है। वो बड़ी दयानतदारी से इस मुल्क के लिए कोशिश करने लगा, तो यहाँ जो सारा माहौल ऐसा ही था, वो कैसे कामयाब हो सकता था? अब देखें ना, अब हमें पता चल रहा है उसके जितने साथी मफाद परस्त थे वो छोड़ते जा रहे हैं। तो इन्हीं लोगों में से उसने लोग लेने थे और इसी माशरे में जो लोग थे वो उसको मिले और बज़ाहिर तो कुछ न कुछ उसको कामयाबी भी हुई और बाज़ मशवरे उसको दिए गए मईशत के लिए, वो कामयाब हो रहे थे। लेकिन फिर ये जो गंद है सियासतदानों, ये सारे इकट्ठे हो गए और फिर बदकिस्मती ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने भी फिर उसका साथ देना छोड़ दिया और अब जो हालात हैं वो सबके सामने है। अब उसको जेल में तो रखा है, वो पुरअज़्म है कि मैंने इस मुल्क के लिए काम करना है, अपने अवाम के लिए काम करना है। देखें कब तक अल्लाह ताला उसको इस्तिकामत दे, तो देखें कब हालात बदलते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बदलेंगे। तो हमारे तौर तरीके जो है वो खुदा ताला को नाराज करने वाले हैं। तो जब खुदा नाराज हो जाता है तो फिर तो कोई कामयाबी का रास्ता बाकी नहीं जाता। चरसा में निगरान सेटअप की भागदौड़ लगी हुई है, कोई देख रहे हैं इलेक्शन 3 माह में करवा देंगे या ये सब चक्कर दिया जा रहा है? नहीं, वो तो खबरें आनी शुरू हो गई हैं। राना सलामुल्लाह साहब ने कल भी बयान दिया है कि जी 90 की बजाय 120 दिनों में भी इलेक्शन हो सकता है। फिर कल का ही बयान है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। उधर आप इलेक्शन कमीशन का रवैया देख लें। तो दयानतदारी, असूल परस्ती, मुल्की मफाद तो कहीं नजर नहीं आता। तो इसलिए जो पीछे चलाने वाले हैं ये सारा कुछ मंजरनामा देखकर तो इलेक्शन होते तो नजर नहीं आते। आप देख रहे हैं कि पीटीआई खत्म हो जाएगी जिस तरह ये पीछे लगे हुए हैं, निगरान वजीर आजम जो आएगा उससे भी तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं है ना? देखें बात ये है कि अगर आप किसी को दबाएंगे तो पाकिस्तान में ये तजर्बा है कि दबाने से कोई पार्टी टूटती नहीं है। अब देखें भुट्टो साहब को भी खत्म करना चाहा,
लेकिन वो खत्म नहीं हुए। अब भी उसका नाम चलता है। उसकी बेटी बाद में आ गई, वो वज़ीर आज़म बनी। भुट्टो को फांसी देकर तो ये समझा गया था कि पीपल पार्टी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन वो पार्टी तो खत्म नहीं हुई, वो महदूद हो गई एक सूबे पे। तो इसी तरह ये जो जबरदस्ती या धांधली से हम चाहते हैं कि ये हो। अब आप देखें, इमरान खान की मिसाल ले लें, इन्होंने उसको जेल में डाला है, उसकी वोटिंग की रेटिंग बढ़ती चली जा रही है। जितना उसके साथ ज्यादती करते हैं उतनी ही उसकी पब्लिक में जो है वो रसाई बढ़ती चली जा रही है। तो इससे असल में बात यह है कि थोड़ी सी अक्लमंदी और होशमंदी से काम लेने की जरूरत होती है। और फिर मालिक साहब, जब इंसान के पास इक़्तिदार होता है ना, कुर्सी बड़ी बड़ी वो क्या कहते हैं कि होती है, ये एक इम्तिहान होता है, इख्तियार मिलना जी, और उसमें अपने आप को मतलब कायम रखना, ये बड़ी बात होती है। अच्छा चौधरी साहब, टाइम कम है, काफी लंबा हो गया प्रोग्राम। आपके साथ चंद सवाल आते हैं, जरा मुख्तसर जवाब दीजिए। इमरान खान की भी कुछ गलतियां हैं कि उसको कोई टीम अच्छी नहीं मिली और पार्लियामेंट से जो उसने इस्तीफे दिए, या दो जो गवर्नमेंट उसके पास थी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी छोड़ के सड़कों पे आके ये सब कुछ करने का जो फैसला किया, आप समझते कि गलत फैसला था या ठीक था? देखें, गलतियां तो हर इंसान करता है और गलतियां होती हैं। इंसान तो गलती का पुतला है। खुदा ताला ने खुद फरमाया कि इंसान जो है वो कमजोर है, उससे गलती हो जाती है। गलतियां तो होती हैं और यकीनन इमरान खान से भी हुई हैं और उसने की हैं गलतियां। लेकिन बात यह है कि उन गलतियों के नतीजे में फिर उसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं, वो बढ़ी है हमेशा। क्यों? उसकी वजह है जो मैं समझता हूँ जी, उसकी वजह यह है कि वो मुखलिस है और वो कौम की तकदीर बदलना चाहता है और वो चाहता है कि हमारा मुल्क जो है ये तरक्की करे। दूसरा यह है कि उसका अपना किरदार, जो मैं समझता हूँ कि वो उसका अपना किरदार ठीक है, गलतियां तो होती हैं, बहुत सारी जगह हुई होगी, लेकिन जब इंसान की नीयत ठीक हो तो खुदा ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें ये खुशखबरी अता फरमाई है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला फिर उसका साथ भी देता है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में कोई ऐसी तब्दीली आ जाए जिससे ये मुल्क जो है ये तरक्की की तरफ गामजन हो जाए जी। वरना तो जो नजर आ रहा है इस वक्त हालात तो ऐसे नहीं है। अब कोई नई लीडरशिप नहीं है, वही पुराने खिलाड़ी है। और फिर आगे वो देखे ना, बिलावल साहब कह रहे हैं कि ऐसी गलतियां ना करें कि मेरा और मरियम नवाज का मुस्तकबिल खराब हो जाए। तो अब हुक्मरानों के बच्चे ही चाहते हैं कि आगे भी हमें हुक्मरानी मिलती रहे। चौधरी साहब, यहाँ पे क़यादत को दयानतदार क़यादत आए तो फिर मुल्क के हालात बदल सकते हैं। चौधरी साहब, टाइम खत्म। ये बताइए कि ये सब अपना ही मुस्तकबिल का सोचते, कभी किसी ने कौम का मुस्तकबिल नहीं सोचना? हाँ, नहीं, कौम का सोचे तो फिर इतनी ख्वाहिश इक़्तिदार की क्यों पैदा हो। चौधरी साहब, एक आखिर पे बताइए, जमानत के कोई हालात इमरान खान के हैं या एक केस में पकड़ेंगे दूसरे में छोड़ देंगे, यही चलेगा? देखें, मंसूबा तो इनका यही है, लेकिन ये भी तो आज जा रहे हैं, आज आखिरी दिन है। नहीं, लेकिन इससे आगे मंजरनामा क्या है, वो जो इन्होंने अपने वो रस्सी की गांठें दी हैं, इनको अपने दांतों से खोलनी पड़ेगी, ये भी काबू आएंगे। अच्छा, इनका भी सफर टाइम आने वाला है। ये इन पे भी वक्त आने वाला है। और एक शेर पे मैं इसको खत्म करता हूँ जी, वो ये है कि इस हुकूमत को जा रही है जो, इसको ये बात हमेशा समझनी चाहिए, जो हम पे संगे मलामत उठाए फिरते हैं कभी तो वो भी किसी इम्तिहान से गुजरेंगे। वाह, तो इनका इम्तिहान भी आने वाला है। बहुत शुक्रिया चर साहब का, जबरदस्त, थैंक यू। ओके नाज़रीन, वो पंजाबी में कहते कदी दादे दियां कदी पोते दियां, ये जा तो रहे हैं, इतमाद तो किसी पे भी नहीं, जो आ रहे हैं उन पे भी नहीं होगा। इनको, इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी गेम डालने की कोशिश की होगी, लेकिन जो 75 साल से पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चलने दे रहे, वो भी
आँखें बंद करके नहीं बैठे हुए, मगर जो चौधरी साहब की बात है कि कौम को खुद भी आँखें खोलनी चाहिए, खुद भी देखना चाहिए कि हमारे कौन से गुनाह है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें तो स्क्रीन पे नंबर है, जुड़े रहें हमारे साथ।